नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिंधुदुर्ग जिले की। ये कोंकण तट पर बसा है, अपनी खूबसूरती और इतिहास के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ घूमने फिरने की जगहों की बात नहीं करेंगे, हम जरा गहराई में उतरेंगे, यहाँ की विकास योजनाओं और रणनीतियों को समझेंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो उभरते बाजारों में निवेश के मौके देख रहे हैं। बिल्कुल सही। सिंधुदुर्ग के लिए एक काफी डिटेल्ड, आप कह सकते हैं, डेस्टिनेशन मास्टर प्लान, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान बनाया गया है। और साथ ही महाराष्ट्र के जो नए यूडीसीपीआर नियम है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, वो भी यहाँ लागू होते हैं। तो ये दोनों मिलकर एक तरह से सिंधुदुर्ग के भविष्य की तस्वीर खींचते हैं, खासकर विकास और निवेश के नजरिए से। तो फिर चलिए खोलते हैं इन योजनाओं को, समझते हैं कि सिंधुदुर्ग में ऐसा क्या खास है, क्या अवसर छिपे हैं यहाँ निवेशकों के लिए। पहले ये समझते हैं कि आज सिंधुदुर्ग है कहाँ, मतलब कनेक्टिविटी कैसी है। एक तो चिपी में डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद से जुड़ा हुआ। जी हाँ। और कोंकण रेलवे लाइन भी है, कई स्टेशंस हैं, और NH66 तो है ही। हाँ, और देखिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है किसी भी विकास के लिए। मास्टर प्लान में मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा विश्लेषण है। चिपी एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन ये भी देखा गया है कि आसपास के एयरपोर्ट्स जैसे कोल्हापुर, वहाँ कितना ट्रैफिक है। इससे अंदाजा लगता है कि रीजन में पोटेंशियल कितना है। अच्छा। इसी तरह रेलवे स्टेशन, NH66 की हालत, इन सब का जायजा लिया गया है। और हाँ, कुछ कमियां भी हैं, जैसे कई जगहों पर पब्लिक फैसिलिटीज, टॉयलेट्स वगैरह की कमी, या फिर पीक सीजन में जब टूरिस्ट ज्यादा होते हैं तो अंदर की कुछ सड़कें संकरी हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। हाँ, ये तो होता है अक्सर टूरिस्ट जगहों पर। बिल्कुल। तो इन सब चीजों को एड्रेस करना भी प्लान का हिस्सा है। और टूरिज्म के लिहाज से मालवन, सिंधुदुर्ग किला, ये तो मेन अट्रैक्शंस हैं ही। मैंने सुना है किले पर ही साल में 3 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये आंकड़ा सिर्फ किले का है। फिर तारकर्ली बीच है, देवबाग है, अंबोली हिल स्टेशन, विजयदुर्ग किला, सावंतवाड़ी का महल, वहाँ के लकड़ी के खिलौने, बहुत कुछ है जी। और वाटर स्पॉट्स भी हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह। और जाहिर है मालवानी खाना। तो ये जो मास्टर प्लान है वो इन्हीं मौजूदा आकर्षणों के असेसमेंट पर बेस्ड है। मतलब हर जगह का विश्लेषण है, कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, वहाँ पार्किंग है या नहीं, टॉयलेट्स हैं, साइनेज ठीक है, सेफ्टी कैसी है, लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा है। और इस विश्लेषण से पता चलता है कि कई पॉपुलर जगहों पर भी फैसिलिटीज की कमी है, साइनेज प्रॉपर नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कचरा प्रबंधन एक बड़ा इशू है। हाँ, ये तो जरूरी है। बिल्कुल। तो इन्हीं कमियों को दूर करने और मौजूदा जगहों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव हैं। और यहीं पर आप देखें तो निवेश के मौके बनते हैं, चाहे वो फैसिलिटी बनाने में हो या उनके मैनेजमेंट में। तो ये तो हुई आज की बात। अब भविष्य के लिए विजन क्या है? ये मास्टर प्लान सिंधुदुर्ग को कहाँ ले जाना चाहता है? विजन एकदम क्लियर है, सिंधुदुर्ग को एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक सस्टेनेबल यानी टिकाऊ और जिम्मेदार डेस्टिनेशन। मतलब ऐसा विकास जो पर्यावरण और लोकल कल्चर का ध्यान रखे। अच्छा। लक्ष्य है कि टूरिस्ट को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिले और साथ ही ये जगह इन्वेस्टमेंट के लिए भी अट्रैक्टिव बने। इसके लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कम्युनिटी की भागीदारी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्वालिटी पर फोकस। और इसे हासिल करने के लिए क्या खास स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, मतलब किन चीजों पर फोकस रहेगा? फोकस कई एरियाज पर है। इसे हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग, सिंधुदुर्ग की एक पहचान बनाना। दूसरा है टूरिस्ट एक्सपीरियंस को बेहतर करना। इसमें नए आकर्षण बनाना भी शामिल है, जैसे एडवेंचर, वेलनेस, रूरल टूरिज्म और मौजूदा जगहों को इम्प्रूव करना। तीसरा कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट, यहाँ पहुंचना और घूमना आसान बनाना। चौथा रहने की जगह, मतलब अकोमोडेशन, हर बजट के लिए ऑप्शंस, होटल, होम स्टे, कैंपिंग, ग्लैम्पिंग। ग्लैम्पिंग आजकल काफी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। फिर पांचवा है लोकल लेवल पर खाना पीना, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज बढ़ाना। छठा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सफाई, इसे मजबूत करना। सातवां, जो शायद निवेशकों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना और PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। आठवां, लोकल बिजनेस, जो टूरिज्म से जुड़े MSMEs हैं, उनको सपोर्ट करना। नवां, स्किल डेवलपमेंट, लोकल युवाओं को ट्रेनिंग देना। 10वां, सस्टेनेबिलिटी और कैरिंग कैपेसिटी का ध्यान रखना, मतलब पर्यावरण पर ज्यादा बोझ न पड़े।
और आखिर में इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DMO बनाने का भी प्रस्ताव है। वाह, ये तो काफी व्यापक योजना लग रही है। अब जरा और स्पेसिफिक होते हैं, खासकर निवेशकों के नजरिए से। मास्टर प्लान में उनके लिए क्या ठोस प्रस्ताव हैं? कुछ खास प्रोजेक्ट्स? हाँ, निवेशकों के लिए कई इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। जैसे कनेक्टिविटी में एक आइडिया है स्काई हाई सिंधुदुर्ग, मतलब हेलीकॉप्टर सर्विस। ये प्रीमियम टूरिस्ट को टारगेट कर सकता है। साथ ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर फैसिलिटीज इंप्रूव करने की बात है। ठीक है। फिर अकोमोडेशन में बहुत स्कोप है। प्लान में हर तरह के ऑप्शंस डेवलप करने की बात है। स्टार होटल्स, हेरिटेज स्टे, कैंपिंग, ग्लैम्पिंग, MTDC की प्रॉपर्टीज को रेनोवेट करना, होम स्टे को प्रमोट करना, कारवां पार्क, हाउस बोट जैसे नए कॉन्सेप्ट्स भी। अच्छा। और यहाँ एक खास बात, महाराष्ट्र की जो नई टूरिज्म पॉलिसी है 2024 की, उसमें होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर जैसी एलिजिबल यूनिट्स के लिए काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, जैसे SGST रिम्बर्समेंट, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, इंटरेस्ट सबवेंशन। ये सीधे सीधे निवेशकों के लिए फायदेमंद है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी, फिर नए एक्सपीरियंसेस और अट्रैक्शंस बनाने पर जोर है, जैसे ट्रेल बेस्ड टूरिज्म, कारवा सैम्पिंग रूट्स, इको फ्रेंडली रोड ट्रेल्स या समंदर किनारे बोटिंग ट्रेल्स जैसे देवबाग ट्रेल्स। कुछ स्पेसिफिक जगहों की डेवलपमेंट के प्लान हैं, जैसे अंबोली में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, ट्री हाउस, सिंधुदुर्ग किले पर लाइटिंग और AR वाला लाइट एंड साउंड शो, तारकर्ली में प्रीमियम वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, चिवला बीच पर प्रोमेनेड, निवती फोर्ट को हेरिटेज रिजॉर्ट और एडवेंचर जोन बनाना, मालवन, सावंतवाड़ी, विजयदुर्ग में हेरिटेज वॉक। और वो पनडुब्बी वाला क्या था? हाँ, वो एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है प्रीमियम मरीन टूरिज्म के लिए। एक 24 सीटर सबमरीन का प्रस्ताव है। अरे वाह! सोचिए ये कितना बड़ा अट्रैक्शन बन सकता है, पानी के नीचे की दुनिया देखने का अनुभव। बिल्कुल, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। इसके अलावा एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में टूरिस्ट रूट्स पर वे साइड अमेनिटीज, मतलब टॉयलेट्स, EV चार्जिंग पॉइंट्स, इंफॉर्मेशन सेंटर, ये बनाने का प्रस्ताव है। क्लीनलीनेस और वेस्ट मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग की बात है, ये PPP मॉडल पर भी हो सकते हैं। ठीक है। MSMEs और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो लोकल बिजनेस के लिए एक डिजिटल रजिस्ट्री, उन्हें फाइनेंस और रूल्स फॉलो करने में मदद, और लोकल यूथ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक रिपोर्ट के हिसाब से अगले 10 साल में टूरिज्म सेक्टर में यहाँ 5,800 से ज़्यादा जॉब्स आ सकती हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, और जैसा मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट और PPP के मौक़ों का असेसमेंट किया गया है। पॉलिसी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी भी है, और इन सबको ठीक से लागू करने के लिए एक इंडिपेंडेंट DMO बनाने का प्रस्ताव है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसा भी काम कर सकता है। ये DMO वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये तो ही मास्टर प्लान की बातें। अब जरा UDCPR पर आते हैं, मतलब वो नियम जो तय करते हैं कि कहाँ क्या बन सकता है। ये नियम कैसे असर डालते हैं इन प्लान्स पर? UDCPR मतलब यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस। ये पूरे महाराष्ट्र के लिए स्टैंडर्ड रूल्स हैं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के। सिंधुदुर्ग के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तय करते हैं कि लैंड यूज़ कैसा होगा, कौन सी ज़मीन किस काम के लिए है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल या टूरिज्म डेवलपमेंट जोन। ओके। फिर किस जोन में क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, मिनिमम प्लॉट साइज क्या होगा, बिल्डिंग के चारों तरफ कितनी जगह छोड़नी है, और सबसे खास FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स। FSI मतलब कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे आप आसान भाषा में कंस्ट्रक्शन कोटा समझ लीजिए। आपकी ज़मीन के एरिया के हिसाब से आप कितना बिल्टअप एरिया बना सकते हैं। ये जोन और उससे लगी रोड की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। UDCPR में हर जोन के लिए एक बेस FSI है, लेकिन आप प्रीमियम देकर या TDR खरीदकर एडिशनल FSI भी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब ज्यादा बनाने की गुंजाइश है। जी हाँ, नियमों के दायरे में UDCPR ये भी साफ करता है कि किस जोन में क्या परमिसिबल है। जैसे एग्रीकल्चरल जोन में भी कुछ शर्तों के साथ फार्म स्टे या छोटे रिजॉर्ट्स अलाउड हैं, लेकिन लिमिटेड FSI के साथ। और खास तौर पर टूरिज्म डेवलपमेंट जोन्स के लिए अलग गाइडलाइंस है जहां ज्यादा FSI मिल सकता है। और ये सिर्फ कंट्रोल के रूल्स नहीं है, इनमें प्रमोशन भी है। मतलब UDCPR कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स जैसे
इंटीग्रेटेड टाउनशिप, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी, अफोर्डेबल हाउसिंग, आईटी पार्क्स, बायोटेक पार्क्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस और इंसेंटिव्स देता है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर भी इंसेंटिव एफएसआई मिलता है। ओके। और परमिशन वगैरह का प्रोसेस? यूडीसीपीआर का एक मकसद प्रोसेस को सिंप्लीफाई और ट्रांसपेरेंट बनाना भी है। जो कम रिस्क वाले छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रोसेस और भी आसान किया गया है। तो कुल मिलाकर यूडीसीपीआर निवेशकों को एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है। उन्हें पता होता है कि क्या रूल्स हैं, क्या पॉसिबल है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को जोड़कर देखें, मास्टर प्लान का बड़ा विजन और यूडीसीपीआर के ग्राउंड रूल्स, तो एक निवेशक के लिए सिंधुदुर्ग में मेन मौके कहाँ हैं? आप कैसे समराइज करेंगे? देखिए, सिंधुदुर्ग एक उभरती हुई डेस्टिनेशन है जहां सरकार एक्टिवली डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रही है, एक प्लान के साथ। तो मौके कई सेक्टर्स में हैं। पहला और सबसे साफ है अकोमोडेशन। हर बजट के लिए अच्छी क्वालिटी के होटल्स, रिजॉर्ट्स, होमस्टे की जरूरत है। लग्जरी से लेकर बजट तक, ग्लैम्पिंग जैसे नए ट्रेंड्स भी। ठीक है। दूसरा, टूरिज्म एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस। यहाँ नए और यूनिक अनुभव क्रिएट करने का बहुत स्कोप है। वो सबमरीन वाला आइडिया तो है ही, पर एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस, एग्री टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, बहुत कुछ नया किया जा सकता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे वेस्ट साइड अमेनिटीज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या किसी टूरिस्ट साइट का मैनेजमेंट। ये पीपीपी मॉडल पर अच्छे अवसर हो सकते हैं। ओके। चौथा, लोकल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप। वहाँ के रेस्टोरेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वाले, इनके साथ मिलकर या इन्हें सपोर्ट करके बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। और पांचवां, रियल एस्टेट। जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगा, होटल्स, रिजॉर्ट्स, हॉलिडे होम्स जैसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्टिव हो सकता है। ये तो हुए मौके, लेकिन निवेशकों को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? कोई सलाह? सबसे जरूरी है कि कोई भी कमिटमेंट करने से पहले अपना होमवर्क अच्छी तरह करें। डेस्टिनेशन मास्टर प्लान और यूडीसीआर के नियमों को डिटेल में पढ़ें और समझें। हाँ, ये तो बेसिक है। बिल्कुल। फिर लोकल रूल्स, खासकर एनवायरनमेंट से जुड़े नियम, जैसे इको सेंसिटिव जोन या सीआरजेड रूल्स, और लैंड ओनरशिप की स्थिति, इसे बहुत ध्यान से वेरीफाई करना होगा। जब डीएमओ बनेगा तो उसके साथ कैसे एंगेज करना है, ये समझना होगा। सरकार जो इंसेंटिव्स दे रही है, उनका फायदा कैसे उठाना है, इसकी प्लानिंग करनी होगी। और हाँ, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, आजकल बिजनेस की जरूरत भी है। तो कुल मिला के सिंधुदुर्ग सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा एरिया जिसके पास विकास के क्लियर डायरेक्शन और प्लान्स हैं। मास्टर प्लान और यूडीसीपीआर मिलकर निवेशकों के लिए एक रोड मैप जैसा बना रहे हैं। बिल्कुल। इम्प्रूव होती है कनेक्टिविटी, नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स पर फोकस, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की कोशिशें और सरकारी इंसेंटिव्स, ये सब मिलकर सिंधुदुर्ग को एक इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। हाँ, चैलेंज हैं, जैसे कुछ जगहों पर अभी भी सुविधाओं की कमी है या पीक सीजन में भीड़ का मैनेजमेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि प्लान्स में इन चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश साफ दिखती है। आज हमने सिंधुदुर्ग की विकास योजनाओं और उनमें निवेशकों के लिए क्या कुछ है, इस पर काफी विस्तार से बात की। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे सिंधुदुर्ग टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के लिए डेवलप हो रहा है, तो ये जो तेज विकास है और वहाँ की जो लोकल कल्चर, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल की अपनी पहचान है, उसकी मौलिकता को बनाए रखने के बीच सही बैलेंस कैसे मिलेगा? हाँ, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इस पर लगातार ध्यान देना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।